नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। और आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। और आपके परिवार को भी ये दशहरा आपके लिए काफ़ी मंगलमय हो। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो मैं लेकर के आया हूँ फ्यूचर ग्रुप के ऊपर, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा था सारे वीडियो में मुझे एक दो कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये जो फ्यूचर रिटेल है या फ्यूचर ग्रुप का शेयर है इसमें हम लोग फंसे हुए हैं, क्या किया जाए, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर ही कुछ हम बात कर लेते हैं। तो इसमें मैं शुरू से बताना चाहूँगा कि हुआ क्या फ्यूचर ग्रुप में, कैसे कैसे इसमें क्या क्या कहानी हुई और अंत में जा कर के कैसे कैसे निवेशक इसके अंदर अभी फंसे हुए हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि आगे इनको क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैं शुरू से बताऊँगा तो बहुत सी कहानी आप लोगों को पता भी होगी। तो आप लोगों को अगर जानकारी है तो मेरे कुछ भाई बंधु जिनको लगता है कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, मैं सुनूंगा एक ही चीज़ को बार बार, तो वीडियो को वो आगे बढ़ा सकते हैं फॉरवर्ड करके, और वो आगे का देख सकते हैं और इस पोर्शन को, पुरानी बातों को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि फ्यूचर ग्रुप जो है वो मिस्टर किशोर बियानी जी की कंपनी है। और मिस्टर किशोर बियानी जो हैं वो रिटेल ऑफ द किंग ऑफ द रिटेल कहे जाते हैं। और उन्होंने रिटेल को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था। और वो फिजिकल जो है वो रिटेल में, फिजिकल रिटेल किसको बोलते हैं, जहाँ की आप दुकान में जाके खरीदारी कर सकें। और जो आप वेबसाइट के थ्रू आगे जो आप खरीदते हैं, ई कॉमर्स, वो ऑनलाइन रिटेल होता है। तो किशोर बियानी जी जो हैं वो फिजिकल रिटेल में बहुत बड़े किंग माने जाते थे। मगर इधर फ्यूचर रिटेल में उनको कुछ नुकसान हो रहा था, उनके ऊपर डेब्ट भी काफ़ी बढ़ गया था, विदेशी बैंक का भी और हमारे जो डोमेस्टिक बैंक हैं जैसे एसबीआई वगैरह, उसका भी डेब्ट काफ़ी बढ़ गया था, कर्ज काफ़ी हो गया था। और बीच में जो कोरोना के कारण, कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के कारण भी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। और उनके लिए इस कंपनी को चलाना, फ्यूचर ग्रुप के पूरे कंपनी को चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। और लास्ट में उन्होंने जब सब तक जगह से वो उन्होंने कोशिश कर ली, वो थक हार गए, तो उनको लगा कि भाई अब तो मैं नहीं चला पाऊंगा, तो अब इस कंपनी को मैं जो है वो कुछ सेल कर देता हूँ। तो उन्होंने जो है वो सेल करने के लिए सोची, मगर उसमें जो है इस कंपनी में हमें विप्रो का भी कुछ स्टेक था और अमेजॉन का भी कुछ स्टेक था, एक आध कंपनी और भी थी उनका भी कुछ स्टेक था। तो लेकिन फाइनली इन्होंने जो है वो रिलायंस से बात की, मिस्टर किशोर बियानी ने। और रिलायंस के साथ जब ये निगोशिएट कर रहे थे, जब डील का निगोशिएशन चल रहा था, तो उसमें भी कुछ परेशानियां आई। जैसे कि मिस्टर किशोर बियानी जो थे वो अपना जो इनका कुछ पर्सनल लोन था वो भी चाह रहे थे कि मैं इस डील में डाल दूं और मैं उसको ले लूं। उधर कुछ अमेजॉन का भी था, अमेजॉन भी अपने हिस्सेदारी की बात कर रहा था कि मैं फ्यूचर ग्रुप में कुछ अपनी हिस्सेदारी बढ़ाऊंगा, मगर फ्यूचर ग्रुप में मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए, इस डील में चाहिए। मगर जो है वो रिलायंस भी जो फ्यूचर ग्रुप को इन सब इस डील से आउट रखना चाहता था। तो इन सब को देखते हुए कुछ रणनीति बनाई गई और वो हुआ कि ये 3-4 स्टेप में इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे, मतलब क्रियान्वित करेंगे। तो स्टेप 1 में बात हुई कि फ्यूचर ग्रुप की और भी जो दूसरी कंपनी थी जिसके ऊपर रिलायंस की नज़र थी, तो उन सब कंपनी को मर्ज किया जाएगा। और मर्ज करके जो है हम इसको फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो एक एंटिटी है, और इसके अंदर हम सबको मर्ज करेंगे। तो स्टेप 1 में बात ये हुई कि जो ये है आपका फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफ स्टाइल, और आपका फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर मीडिया सॉल्यूशंस, सॉरी मार्केट नेटवर्क, तो इन सब को मिला करके हम जो है वो मर्ज कर देंगे एफईएल के अंदर। ये हुआ स्टेप 1 का। और दूसरा ये हुआ कि उसके बाद स्टेप 1 में क्या होगा कि हम शेयर की स्वैपिंग करेंगे। शेयर की स्वैपिंग का मतलब कि जिनके पास भी जो फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर कंज्यूमर्स या फ्यूचर फैशन लाइफ स्टाइल, फ्यूचर जो है सो मीडिया नेटवर्क का जो इक्विटी होगा, उसको हम उन लोगों को फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का इक्विटी देंगे। तो बात हुई कि हम पहले तो इन चारों कंपनी को मर्ज करेंगे, मर्ज करके फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर लेकर के आएंगे, और उसके बाद उन सब कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर देंगे। तो उसमें बात यह हुई कि जिनके पास फ्यूचर कंज्यूमर्स का 10 शेयर होगा उसको हम फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का 9 शेयर देंगे। फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड के 10 शेयर के बदले में एफईएल का 116 शेयर मिलेगा। फ्यूचर मीडिया नेटवर्क के 10 शेयर के बदले में एफईएल का 18 शेयर मिलेगा। फ्यूचर रिटेल के 10 शेयर के बदले में फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का 101 शेयर मिलेगा। और फ्यूचर लाइफ स्टाइल
जो है फ्यूचर ये सप्लाई चेन लिमिटेड के 10 शेयर के बदले में जो है वो 131 शेयर फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का होगा। तो ये जो है सो बात हुई कि ये दूसरा स्टेप करेंगे, यानी पहले स्टेप में हम चारों कंपनी को मर्ज करके एफएल में लाएंगे, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, शेयर की स्वैपिंग करेंगे, और तीसरा काम ये किया गया कि इनके जो बिजनेस थे, मतलब ये फ्यूचर ग्रुप के, इनके बिजनेस के 4 हिस्सों को बांटा गया, और उसमें जो है रिटेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग, ये 4 सेक्टर में बांट करके और इन चारों बिजनेस को रिलायंस को दे दिया जाएगा। यानी कि वो कंपनी तो मर्ज हो जाएगी, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर्स वगैरह सारे कंपनी तो मर्ज हो जाएंगे एफईएल में, लेकिन उनके सारे बिजनेस को लेकर के जो है वो चला जाएगा रिटेल, यानी कि उस कंपनी के अंदर अब बच गया डब्बा, तो जो डब्बा है वो मर्ज हो जाएगा एफईएल के अंदर, और अब जो एफईएल है वो कंटिन्यू करेगा। मगर उसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि जब ये मर्ज होने के बाद, मतलब कि जब ये 24,713 करोड़ में जो है, जब ये पूरा बिजनेस रिलायंस ले लेगा, उसके बाद क्या होगा कि रिलायंस का जो वेंचर है, रिलायंस रिटेल और रिलायंस का फैशन लाइफ, ये दोनों जो हैं इसके अंदर फिर फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर फिर जो है इक्विटी लेंगे और वारंट लेंगे। तो 1200 करोड़ रुपया जो है खर्च कर करके ये फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का प्रेफरेंशियल शेयर लेंगे, जो कि 6.09%, और 400 करोड़ रुपया खर्च, 1200 करोड़ में 6.09% लेंगे जो प्रेफरेंशियल शेयर होगा एफईएल का, और 400 करोड़ और खर्च करेंगे, और आपको 7.05% का जो है स्टेक लेंगे, जिसमें कि ये वारंट लेंगे। तो ये बात हुई कि भैया आपको 24,713 करोड़ में वो सारा जो बिजनेस था फ्यूचर रिटेल वगैरह का, वो सारा बिजनेस हम ले लेंगे, और जो एफईएल में बाकी जो आप एक कंपनी आपके पास बचेगी, उस कंपनी में हम स्टेक लेंगे, और उसमें हम जो है सो ये 1200 करोड़ रुपया दे करके 6% का स्टेक लेंगे, और 400 करोड़ रुपया और दे करके हम वारंट लेंगे, जिससे कि हमारा स्टेक जो है वो 7.05% का हो जाएगा। तो ये जो है सो ये सारी बातें हुई। उसके बाद हुआ कि जो अब भाई ये तो रिलायंस को मिल गया, तो अब किशोर बियानी के पास बचा क्या है, यानी जो 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 इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो जो जिनके पास जो है वो रिलायंस फ्यूचर रिटेल्स का और फ्यूचर कंज्यूमर्स का, फ्यूचर लाइफ स्टाइल का, फ्यूचर सप्लाई चेन का, फ्यूचर मीडिया नेटवर्क का जो शेयर्स है, तो उनके हाथ में क्या आएगा यहाँ आने के बाद। तो बात हुई कि अब जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में जब शेयर स्वैप हो जाएगा, तो जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का आगे चल करके जो वैल्यू होगा, तो फिर अब ऑब्वियस है कि वो तो फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर तो बनेंगे नहीं स्वैपिंग के बाद, तो उनके पास भी फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर होगा। तो यानी फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड जैसा बिजनेस करेगी, उनके शेयर का वैल्यू फिर उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा स्वैपिंग होने के बाद। तो अब बात होती है कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वो क्या बिजनेस करेगी। तो बात ये हुई कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वो उसके पास बचेगा एफएमसीजी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड फैशन सोर्सिंग और उसका मर्चेंटाइजिंग या मैन्युफैक्चरिंग, ये बचेगा फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पास, यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बचेगा। और साथ ही साथ इन्होंने, किशोर बियानी ने ये कहा कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो प्रोडक्ट है वो जो फ्यूचर, जैसे बिग बाजार हो गया फ्यूचर ग्रुप का, तो बिग बाजार तो अब रिलायंस के अंदर चला जाएगा, लेकिन किशोर बियानी का जो प्रोडक्ट है एफईएल का, इसके प्रोडक्ट्स भी बिग बाजार में बिकेंगे। तो रिलायंस को के साथ इन्होंने जो एग्रीमेंट किया वो ये कहा कि भाई आप बिजनेस तो मेरा ले लो, लेकिन मेरा प्रोडक्ट जो है वो भी आप बेचोगे। तो बात ये होगी कि इस तरीके से फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वो उसका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा रिलायंस रिटेल नेटवर्क के थ्रू। अब रिलायंस ने जो है, अब जब किशोर बियानी मान गए, रिलायंस को भी ये डील अच्छी लगी, उसके बाद क्या है कि रिलायंस ने फिर आगे इसके अप्रूवल के लिए अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जो है लेना बचा हुआ था। उसके बाद फिर सीसीआई से अप्रूवल लेना था, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, सीसीआई भी अप्रूवल देती है, तब जा करके टेक ओवर होता है, एक्विजिशन होता है। तो रिलायंस जो है अपना फर्दर उस प्रोसेस में मूव कर गई और सीसीआई में उसने एप्लीकेशन डाल दिया। अब क्या हुआ कि जब ये कहानी चल रही थी, तो इसी बीच में अब अमेजॉन ने, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि हुआ क्या। तो जब ये न्यूज आई थी कि रिलायंस का और फ्यूचर रिटेल का जो है वो डील तय हो गया, सौदा तय हो गया, तो फ्यूचर रिटेल के शेयर में, फ्यूचर लाइफ स्टाइल में, इन सभी शेयरों में तेज़ी देखने को मिली 1-2 दिन तक, और शेयर का दाम काफ़ी बढ़ने लगा, और लोगों ने इस उम्मीद में ख़रीदा कि चूंकि ये शेयर जो है फ्यूचर रिटेल का, ये तो 300-400
के रेंज का शेयर था पहले भी, तो अब ये भी बढ़ करके फिर अब तो रिलायंस के अंडर आ गया। तो रिलायंस का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा कर रहा है, रिलायंस रिटेल पे जो है सो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और ये किशोर बियानी से ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्यूचर ग्रुप को चलाएगी, तो फ्यूचर रिटेल का शेयर पहले से भी और ज़्यादा महंगा जो है सो हो जाएगा आगे चल करके। तो लोगों ने ज़बरदस्त खरीदना शुरू किया, लेकिन जैसा ही 1-2 दिन के बाद पता चला कि भाई हमारे पास फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर रिटेल का शेयर तो ज़रूर है, फ्यूचर लाइफस्टाइल का शेयर तो ज़रूर है, लेकिन ये शेयर फ्यूचर लाइफस्टाइल का नहीं रहेगा, ये शेयर जो है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर हमको मिलेगा। तो अब हमारा शेयर का गिरना और चढ़ना बढ़ना जो भी होगा वो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगा। फ्यूचर रिटेल और बिग बाजार जितना अच्छा भी रिलायंस चला ले, उससे हम लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। तो मार्केट में ये न्यूज आते ही फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर जो थे वो लुढ़कने शुरू हो गए, नीचे गिरना शुरू हो गया, और गिरते गिरते ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने 150 और 160 में लिया था उनका रेट जो है वो नीचे 80 रुपये और 82 रुपये और 75 रुपये ऐसे आ गया, और लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस में आ गए। ये हुआ इंटरवल तक की कहानी, ठीक है, इंटरवल तक ये कहानी हुई। अब इंटरवल के बाद जो है अब वो नया एक जो है सो कहानी शुरू हुई, वो शुरू हुई अमेजॉन का, कि अमेजॉन ने क्या किया उसके बाद कि एक इस डील के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर दिया और एक लीगल नोटिस भेज दिया किशोर बियानी को। तो अमेजॉन का क्या इसके ऊपर ऑब्जेक्शन था, अब हम इसकी बात करते हैं। तो हुआ ये था कि वैसे मैं आपको बता दूं कि 2018 में भी अमेजॉन जो था वो समारा फंड के साथ मिल करके और इसने आदित्य बिरला ये ग्रुप का 2018 में जो मोर जो है, जो आप देख रहे हैं मोर जो सुपरमार्केट है, मोर का चेन जो था ये पूरा एक्वायर कर लिया था अमेजॉन ने। और अमेजॉन जो है वो कंपनी चाह रही है कि अब वो ई कॉमर्स में तो बहुत बड़ी कंपनी है, अब वो कंपनी ये चाह रही है कि मैं अब ई कॉमर्स में तो हूँ, यानी ऑनलाइन रिटेल में तो हूँ, अब मैं फिजिकल रिटेल में भी एंट्री लूँ। और आपको पता है कि इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दिस वर्ल्ड। ये इंडिया जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो है कंज्यूमर है प्रोडक्ट्स का। तो सारे कंट्री की नज़र होती है इंडियंस के ऊपर कि यहाँ लोगों की इतनी जनसंख्या है कि लोगों के अंदर का ही कंजप्शन इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे हम कोई भी कंपनी खोलेंगे और यहीं के लोग ना यहीं का माल पूरा खपा देंगे इंडिया में ही, इतना तादाद है यहाँ लोगों की। तो अमेजॉन जो है वो इंडिया पे बहुत दिनों से नज़र रखे हुए इंडियन मार्केट पे, और वो चाहता है, चूँकि वो रिटेल का किंग है अमेजॉन भी वर्ल्ड वाइड, तो अमेजॉन भी चाह रहा था कि मैं रिटेल में आगे बढ़ूँ। तो इसने 2018 में मोर तो ले लिया था आदित्य बिरला ग्रुप से, और अब इसकी नज़र थी कि जब किशोर बियानी जब ये कंपनी को बेच रहे हैं तो मैं भी इस कंपनी को लेता। तो अब 2019 में रिलायंस का जो दावा है वो किस बात को लेकर के है, 2019 में अमेजॉन की दावा की मैं बात कर रहा हूँ कि अमेजॉन ने 2019 में 1430 करोड़ रुपया जो दे करके फ्यूचर कूपन लिमिटेड, एक फ्यूचर ग्रुप की ही कंपनी थी फ्यूचर कूपन लिमिटेड, उसका 49% स्टेक जो है वो खरीदा था अमेजॉन ने, ठीक है। तो 49% स्टेक लेने के बाद इसका खुद ब खुद फ्यूचर रिटेल में 7.3% का स्टेक हो गया था अमेजॉन का, और पूरे फ्यूचर ग्रुप में 3.58% का इसका स्टेक हो गया था पूरे फ्यूचर ग्रुप कंपनी में। तो इसने ये कहा अमेजॉन ने कि भाई ऐसा है कि जैसे कि अगर मैं इसमें के अंदर जो है स्टेक है मेरा, और साथ ही साथ मेरा जो है वो फ्यूचर ग्रुप में कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी था कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे प्लेटफॉर्म पे बिकेंगे, कुछ ऐसा भी इसका कॉन्ट्रैक्ट था, और मैं भी इसका जो है सो पार्टनर्स हूँ, प्रमोटर्स हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आपको मेरा भी अप्रूवल लेना चाहिए था, तो इस पूरे डील में अमेजॉन से अप्रूवल नहीं ली गई। एक किशोर बियानी ने अपने लेवल पे ही इस डील को एग्जीक्यूट कर दिया, जिसको कि चैलेंज किया है अमेजॉन ने, और अमेजॉन ने ये कहा कि दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये उल्लंघन है समझौते का, जो हमारे जो यानी अमेजॉन और जो फ्यूचर ग्रुप के बीच में हुआ था कि मैं भी इसका स्टेक होल्डर हूँ, तो मुझसे भी आपको मेरी सहमति भी लेनी चाहिए थी, मेरा भी आपको कंसेंट लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया। दूसरी बात कि अगर मैं स्टेक होल्डर हूँ तो जब भी ये कंपनी आप बेचेंगे तो बाहर वालों से बात करने से पहले पहला ऑफर आप मुझे देंगे। अगर मैं इनकार करूँगा, मैं रिफ्यूज़ करूँगा इस कंपनी को लेने से, तभी आप बाहर वाले को देंगे।
जैसा कि आमतौर पर होता क्या है कि हम किसी मकान में रहते हैं, अगर हम किराएदार हैं और मकान मालिक अगर मकान को बेचना चाहता है तो मकान मालिक भी पहले किराएदार से पूछता है कि भाई मैं इस मकान को बेचना चाहता हूँ, अगर तुम इसको लेना चाहते हो उस मकान को तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बाहर वाले को बेचूंगा। बाद में ये मत कहना मुझे कि सर आपने तो बाहर वालों को बेच दिया, आपने मुझे बताया ही नहीं, नहीं तो मैं ही इस मकान को ले लेता और मैं जैसे हूँ वैसे इसमें रह जाता। तो अमेजॉन का भी वही कहना है कि भाई एक तो आपने मुझसे पूछा नहीं, सहमति नहीं ली इस डील में, और दूसरी बात यह है कि जब मैं स्टेक होल्डर हूँ तो आपको ये ऑफ़र पहले मुझे देना चाहिए था, आपने मुझे ये ऑफ़र नहीं दिया और आपने रिलायंस को ये ऑफ़र दे दिया। तीसरी बात ये है कि हमारा जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के तहत आपका प्रोडक्ट जो है वो मैं बेचता, मेरे पास आना था और यही सोच करके मैंने आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, स्टेक लिया था। मगर आप जब मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं बेचने को, ये सारा का सारा आपने रिलायंस को दे दिया, तो फिर मैंने इसके अंदर स्टेक क्यों लिया? यानी आपने मेरे साथ चीट किया, फ्रॉड किया, गलत बोल करके मुझसे आपने स्टेक खरीदवाया, इसके अंदर पैसा मेरा लगवाया। तो ये दावा है इनका, अमेजॉन का। तो इस चीज़ को लेकर के अमेजॉन जो है उसने इस डील के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, ऑब्जेक्शन अपना खड़ा कर दिया और उसने फ्यूचर ग्रुप को लीगल नोटिस भेज दिया, मिस्टर किशोर बियानी को। तो ये कारण है अमेजॉन का। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि ये जो केस जो इन्होंने जो किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अमेजॉन ने, ये केस हुआ है सिंगापुर में। क्योंकि ये जो है केस वो ये आपको आर्बिट्रेशन का केस है और ये इसका जो आर्बिट्रेशन का जो फोरम है वो आपका सिंगापुर में है सबसे बड़ा। तो इसने वहाँ केस किया अमेजॉन ने, ताकि वहाँ पे जो भी हेयरिंग हो वो बहुत ही मतलब ना इंडिया में अगर होता तो एक अमेजॉन के अगर पक्ष में नहीं आता, फेवर में नहीं आता, तो अमेजॉन ये भी कह सकता था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट है तो इंडियन कंपनी के फेवर में उसने फैसला दे दिया। तो इसलिए ताकि बहुत ही फेयर हो इसका डिसीजन, इसलिए वो चला गया सिंगापुर में। तो अभी पिछले 16 अक्टूबर को इसकी हियरिंग हुई थी, जिसमें कि अमेजॉन के पक्ष में वकील ने बहस की और 5 घंटे बहस चली और उसमें उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे जो है ये किशोर बियानी साहब ने जो है सो चीट किया अमेजॉन को, अमेजॉन का पैसा लगवा दिया और अब जो है ये कह रहे हैं कि नहीं अब हम ये कंपनी तो रिलायंस को बेचेंगे। तो अब अगला जो है सो 26 तारीख को भी हियरिंग है और उसके बाद जो ये अमेजॉन जो है, अमेजॉन का रिलायंस से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अमेजॉन का रिलायंस से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अमेजॉन का जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो था फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। तो अमेजॉन जो भी केस लड़ेगा वो फ्यूचर ग्रुप से ही जो है सो केस लड़ेगा। और अब देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला करती है और ये मामला वहाँ पे जो है अभी सिंगापुर में चल रहा है। तो ये सारी कहानी है। अब मैं आपको इसके आगे कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ से कि अब हमारे जो कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है, पहली बात तो ये देखिए कि अगर किसी दूसरे कोई छोटे मोटे कॉरपोरेट से या जो है सो एम्पायर से अगर लड़ाई होती तो आप कह सकते थे कि मुकेश अंबानी यहाँ पे भारी पड़ेंगे या किशोर बियानी यहाँ पे भारी पड़ेंगे। मगर यहाँ पे जो लड़ाई है वो अमेजॉन से है। अमेजॉन के जो मिस्टर जेफ बेजोस हैं, जो उसके ओनर हैं, वो अगर अंबानी जी वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट मैन हैं अगर मुकेश अंबानी, तो पहला जो रिचेस्ट मैन है, पहला अमीर आदमी जो है वो जेफ बेजोस ही हैं। यानी ये चौथे अमीर आदमी और पहले अमीर आदमी के बीच की लड़ाई है। तो जेफ बेजोस भी इतना आसानी से उनको नहीं झुकाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात है कि वो भी ऑनलाइन रिटेल के मास्टर आदमी हैं उनका। और दूसरा क्या है कि अमेजॉन का जो क्लाउड सर्विस है, जो माइक्रोसॉफ्ट का भी आपको पता है क्लाउड है और अमेजॉन का भी क्लाउड है, तो वो भी नंबर 1 कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में भी। इसलिए जो पैसे के मामले में तो वो भी कम नहीं, वो भी तो अच्छे अच्छे वकील खड़ा करेंगे। तो ये दोनों दो धुरंधर के बीच की लड़ाई है। तो ये लड़ाई अभी चलेगी, अच्छी चलेगी। और ये मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई कम से कम 8 से 12 महीने के बीच में ही इसका कुछ जो है क्लियर कट होगा इस डील का, कि डील ये ले जाएंगे या डील वो ले जाएंगे। अब निवेशक को इसमें क्या फ़ायदा है, तो देखिए क्या करना चाहिए इसमें। तो अभी फ्यूचर रिटेल का जो स्वैपिंग होने वाला था वो स्वैपिंग तो अभी फ्यूचर होगा नहीं, फ्यूचर ग्रुप का एफईएल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक
रिलायंस से सीसीआई का अप्रूवल नहीं मिलता, रिलायंस उनको पूरा पैसा नहीं देता, इनका बिजनेस टेक ओवर नहीं करता, तब तक जो है करने से इनको कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे करेंगे ये? तो अभी स्वैपिंग भी होल्ड पे रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये डील रिलायंस को, मान लीजिए सिंगापुर का कोर्ट है वो ये कह देता है कि नहीं ये डील जो है ये रिलायंस को मिल जाना चाहिए, डील वैलिड है, उस केस में तो फिर वही होगा, आपका स्वैपिंग होगा और जो होना है वो होगा। और फ्यूचर ग्रुप और फ्यूचर आपका बिग बाजार और फ्यूचर लाइफ स्टाइल जितना भी अच्छा करे उससे इसके शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके शेयर होल्डर तो बचेंगे नहीं, वो तो फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो उसके परफॉर्म करने से, किसी दूसरे कंपनी के फ्यूचर ग्रुप के परफॉर्म करने से फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होने। लेकिन अगर सिंगापुर कोर्ट ने, इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर सिंगापुर कोर्ट ने ये डिसीजन अमेजॉन के फेवर में दे दिया कि जिसकी संभावना भी लग रही है कि नहीं ये जो डील है ये आपको अमेजॉन के साथ ही करना होगा, या अगर वो सिंगापुर कोर्ट ये कहती है कि आप लोग आउट ऑफ द कोर्ट आपस में बैठ कर सेटलमेंट कर लीजिए, तो अंबानी जी भी पूरी कोशिश करेंगे कि अमेजॉन को किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ करके खुश किया जाए, और या कुछ इसको भी स्टेक दे दिया जाए, कुछ कुछ कर करके, और ये डील जो है, चूँकि रिलायंस रिटेल के लिए, उस रिलायंस रिटेल के फ्यूचर के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर अंबानी के लिए भी इस डील का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिलायंस रिटेल का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। तो वो चाहेंगे कि फ्यूचर ग्रुप का ये जो डील हुआ है ये हमें मिल जाए। तो उसके लिए, और उनको कहीं ना कहीं पहले से भी ये शक था ये कि अमेजॉन कुछ ना कुछ बीच में विवाद खड़ा करेगा, इसीलिए अगर आप लोगों को याद होगा तो उन्होंने एक पहले एक ऑफ़र दिया था $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट का इसको अमेजॉन को, कि आप आइए और हमारे रिलायंस रिटेल में $20 बिलियन का ऑफ़र जो है सो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको इतना % हम स्टेक देंगे। वो ऑफ़र क्यों था? एक तरफ जहां ये फ्यूचर रिटेल डील से निकालना चाह रहे थे अमेजॉन को, दूसरी तरफ अंबानी जी उसको खुद ऑफ़र दे रहे हैं दोबारा कि आप आ जाइए। तो दो चीज़ें तो हो नहीं सकती एक साथ, कि आप एक तरफ निकाल रहे हो और एक तरफ बुला रहे हो। तो बुलाने के पीछे रीज़न यही था सिर्फ कि मुकेश अंबानी समझ गए थे कि भैया अमेजॉन अब इसके में कोई पंगा करने जा रहा है, कोई लफड़ा लगाने जा रहा है, ये डील हमारा लटक जाएगा, तो कम से कम उसको हम एक ऑफ़र देकर के अपनी तरफ कर लें। मगर जेफ बेजोस भी ऐसे ही नहीं, वो वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट मैन है, उन्होंने भी इस बात को समझ लिया था और वो इंतजार कर रहे थे। अब लोग ये बोलेंगे कि जब जेफ बेजोस को जब क्वेश्चन ही करना था या जब कुछ केस ही करना था, तो वो शुरू में जब ये डील की बात स्टार्ट हुई थी तभी वो क्यों नहीं चले गए और जा करके जो है सो उन्होंने ये केस कर दिया? वो क्यों अंत तक कर जो है सो चुप बैठ रहे हैं? जब डील फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, तब वो केस करने क्यों गए? क्योंकि जेफ बेजोस थे, वो देखने जा रहे थे, उनको पता था कि मिस्टर जो मुकेश अंबानी हैं वो बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं। और मिस्टर मुकेश अंबानी ने नेगोशिएट किया भी, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप जो पहले 29,000 और 30,000 करोड़ मांग रही थी, वो आ करके 24,700 करोड़ पे डन कर दी, यानी कि लगभग 5-6 हज़ार करोड़ का तो उन्होंने हेयर कट ले लिया। तो अमेजॉन का जो थी वो कंपनी और जो मिस्टर जेफ बेजोस थे वो ये देख रहे थे कि कितना सस्ता में डील करते हैं मुकेश अंबानी। और उसके बाद अगर कोर्ट अगर मान लीजिए अमेजॉन के फेवर में अगर फैसला देता है, तो जेफ बेजोस ये बोलेंगे कि तो ठीक है, मैं लेने को तैयार हूँ, जो पैसा रिलायंस दे रहा था वो पैसा मैं आपको देता हूँ। तो अमेजॉन भी जो है इनको 24,700 करोड़ दे के ही ले लेगा। नहीं तो पहले अमेजॉन को से ये ज़्यादा पैसा मांगते मिस्टर किशोर बियानी, ये भी हो सकता था। तो अब अमेजॉन को तो मोटा मोटी प्राइस का आइडिया हो गया कि इस प्राइस में मैं लूँगा, तो इसलिए चुप बैठे थे। लेकिन खैर वो जितना भी कंपनी ले, लेकिन अमेजॉन का फ्यूचर ग्रुप को लेना, जो फ्यूचर ग्रुप के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही फायदे का सौदा है, ये मुझे लगता है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मुझे लगता है ऐसा। क्यों? क्योंकि देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री जो थी या रिलायंस रिटेल आप बोल दीजिए या मुकेश अंबानी बोलिए, वो फ्यूचर ग्रुप कंपनी को तो ले नहीं रहे थे, वो उसके बिजनेस को ले रहे थे। मगर जो अमेजॉन है वो कंपनी को लेगा। तो जब कंपनी जब जिंदा रहेगी, कंपनी जब काम करेगी, तो उस कंपनी के फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफ स्टाइल के जो शेयर होल्डर हैं वो भी वैसे ही बने रहेंगे। उनको फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में स्वैप इसलिए करवाया जा रहा था क्योंकि वो कंपनी तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। रिलायंस के लेने के बाद बिजनेस ले लेता रिलायंस, तो कंपनी में कुछ बचता ही नहीं फ्यूचर रिटेल में, तो वहाँ शेयर होल्डर बस रह करके क्या करते? तो उनको फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में एफीएल में लाया जा रहा था। लेकिन जब वो कंपनी बच जाएगी, जैसा कि अमेजॉन ने कहा
कि मैं इनके सारे जो डेप्थ हैं वो मैं चुका दूंगा फ्यूचर ग्रुप को, और मैं वो भी नहीं करा हुआ कि पूरी तरीके से कंपनी मुझे बेच दो। अमेजॉन ये कह रहा है कि हम लोग साथ में, हम और किशोर बियानी मिलकर साथ में चलाएंगे, मगर हम रिलायंस को ना बेचें, जो इनको पैसा चाहिए वो मुझसे ले ले, और जैसे कंपनी चल रही है वैसे कंपनी चलती रहे। तो भैया फ्यूचर रिटेल कंपनी अगर फिर वैसे ही चलती रहेगी, और एक बार ये 300-400 रुपये पे जा चुका है इस कंपनी का शेयर, और अगर इसको फिर पैसे मिल जाएंगे अमेजॉन से और कंपनी फिर से दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और कंपनी फिर से अच्छे से चलने लगेगी, तो इसका फायदा इन्वेस्टर को होगा या नहीं होगा? 100% इन्वेस्टर को फायदा होगा। और ये कंपनी कब चलेगी? जब ये कंपनी अमेजॉन के हाथ में जाएगी, या अमेजॉन ये डील करेगा, या अमेजॉन मिस्टर किशोर बियानी को पैसा देगा। ठीक है, तो यहां पे बीइंग एन इंडियन भाई, हम लोग हमेशा चाहते हैं मुकेश अंबानी आगे बढ़ें, लेकिन चूंकि हमारा पैसा दांव पे लगा है, मुकेश अंबानी आगे बढ़े और हम डूब जाएं, तो फायदा क्या है ऐसे किसी के पीछे झंडा लेके दौड़ने का? तो हमारा भी तो पैसा चाहिए, इसलिए हमारे लिए यही अच्छा है कि ये अमेजॉन को मिले और अमेजॉन किशोर बियानी को पैसा दे, जैसा वो बोल रहा है। अमेजॉन जेफ बेजोस बोल रहे हैं कि मैं आपके सारे कर्ज जो है बैंक का वो मैं उतार देता हूं, आप कंपनी को चलाइए और इसमें मैं स्टेक लेता हूं। ये किशोर बियानी के लिए भी अच्छा है, ये हम इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है। तो अब मैं वीडियो को लास्ट में कंक्लूड करते हुए जो है वो ख़त्म करूँगा। वो मेरा कंक्लूजन ये है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है, जिन्होंने 150-160 में ख़रीदा है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मित्र, आप जो हैं इसमें अभी बने रहिए, फैसला आने का इंतज़ार कीजिए। अगर फैसला रिलायंस के पक्ष में आया तो स्वैपिंग तो होना ही होना है, फिर तो वही मिलेगा, यानी लॉस तो आपका हो ही चुका है, अब और ज़्यादा कितना लॉस होगा। लेकिन अगर फैसला अमेजॉन के हाथ में मतलब पक्ष में हुआ, अमेजॉन के फेवर में हुआ, तो एक बार फ्यूचर ग्रुप कंपनी फिर से जिंदा हो जाएगी और आपका शेयर जहां से नीचे आया था एक बार फिर ये ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि फ्यूचर रिटेल के सारे लोन जो है वो चुकता हो जाएंगे, कंपनी में पैसा आ जाएगा, अमेजॉन जैसा पार्टनर्स आ जाएगा। और पहले तो बिग बाजार और इन सब का तो जो भी था स्टोर से सेल हो रहा था प्रोडक्ट का, लेकिन जब अमेजॉन अपने वेबसाइट पे, अभी तो रिलायंस को टाइम लगेगा अपना ऑनलाइन पोर्टल को, ई कॉमर्स पोर्टल को वहाँ तक पहुँचाने में जहाँ पर अमेजॉन पहुँचा हुआ है। इसने फ्लिपकार्ट जैसे, जिसके साथ वॉलमार्ट का स्टेक है फ्लिपकार्ट पे, जब अमेजॉन ने उसको फ्लिपकार्ट को जो है सो पीछे कर दिया, तो रिलायंस तो अभी तो प्रूफ करना है रिलायंस का ई कॉमर्स का जो कोई पोर्टल है उसको। तो एक तरफ क्या होगा, फ्यूचर ग्रुप का जितना सेल इनका फिजिकल स्टोर से होगा, उतना इनका ऑनलाइन स्टोर से भी हो जाएगा जब ये अमेजॉन से जुड़ेंगे तो। और ये ग्रुप पहले से और अच्छे तरीके से चलेगी, क्योंकि अमेजॉन भी इनका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड अपने amazon.in या amazon.com पे बेचेगा, तो कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मेरे दोस्त, आप अमेजॉन का फैसला आने तक इंतज़ार कीजिए, मतलब ये सिंगापुर कोर्ट का फैसला जो आर्बिट्री का जो फैसला आने वाला है, इस कोर्ट केस का फैसला होने दीजिए। ज़्यादा तो उम्मीद ये है कि ये अमेजॉन के पक्ष में ही आएगा, और नहीं तो अगर अंबानी जी के पक्ष में आया तो फिर तो जो बंटाधार होना था शेयर का वो तो ऑलरेडी हो चुका है, आपके पास और खोने के लिए क्या है। लेकिन अगर अमेजॉन के पक्ष में अगर ये फैसला आ गया तो भाई साहब ये शेयर एक बार फिर रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मत है। आगे आप लोग तो की भी अपनी समझ है, आप लोग भी समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग भी सोच समझ कर ही किसी शेयर में पैसा लगाते हैं, तो आप भी अपना जो कैलकुलेशन है या अपना जो भी आपकी जो है खोज है, आप ज़रा पता कीजिए, देखिए कि क्या करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर मेरे लिए तो यही अच्छा लगता है, मुझे यही अच्छा लगता है कि अभी केस का फैसला आने तक फ्यूचर ग्रुप में बने रहना चाहिए और हमें फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, और मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि ये जो मैंने समझदारी अपनी जो मतलब मेरी जो समझ है वो आपके साथ जो मैंने शेयर किया है, वो सिर्फ एक नॉलेज जो है वो आप लोगों के साथ बांटने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और बाकी मैं फ्यूचर रिटेल में ख़रीदने क्या या बेचने का कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। इसके लिए आप अपने फंड मैनेजर से या फिनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट कर लें। और मेरा जो ये ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे
आप लोग मेरे साथ किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।